किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो कोलाइडी विलयन है और जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में उनका प्रभाव एक अलग अलग प्रकार से होता है। कैसे होता है कि यदि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये कण है कोलाइडी कण है, ठीक है ना, और इन पर जो आवेश है उनमें क्या हो जाता है, एक दूसरे के विपरीत चलने लगते हैं, ठीक है ना, यानी कि इसको कह सकते हैं गमन करने लग जाते हैं, ठीक है ना, और इसको कहते हैं वैद्युत कण संचलन। विद्युत धारा की उपस्थिति में, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रभाव के कारण इसके अंदर जो आवेश है उनमें क्या होने लग जाता है, गमन होने लगता है। तो उसको कहा जाता है वैद्युत कण संचलन। और वैद्युत कण संचलन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है धन कण संचलन, ठीक है ना, और दूसरा ऋण कण संचलन होता है। तो यहाँ कोलाइडी कणों को दो प्रकार से माना गया, एक है इसमें कैथोड और एक है एनोड। एक क्या है बेटे इसमें, कैथोड है और दूसरा एनोड है। दो प्रकार से इसमें है, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा। तो ये कहता है कि जो कोलाइडी कण है, यदि कोलाइडी कण क्या होते हैं, जो हमारे पास कोलाइडी कण है, कोलाइडी कणों का जो गमन हो रहा है, कोलाइडी कणों का गमन कैथोड की तरफ हो रहा है। मान लीजिए हमने कहा कैथोड कैथोड की तरफ हो रहा है, तो कैथोड की तरफ कौन जाएगा, इसमें कैथोड कहाँ होगा बेटा, सर पॉजिटिव आयन जाएंगे सर। है ना, कैथोड यहाँ पर होगा और एनोड होगा यहाँ पर। तो जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या होंगे, कैथोड की ओर गमन करेंगे, है ना, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, कैथोड की ओर गमन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कहेंगे जो कैथोड, ये देखो कोलाइडी कणों का गमन कैथोड की ओर, ठीक है ना। तो जब कैथोड की ओर हो रहा होगा तो उसको कहेंगे धन कण संचलन, धन कण संचलन, ये हो जाएगा, धन कण संचलन हो जाएगा यदि कोलाइड कण क्या होते हैं, कैथोड की ओर गमन करते हैं, तो उसको कहा जाता है धन कण संचलन। दूसरा क्या होगा इसमें, यदि जो हमारे पास एनोड की ओर, यदि माना कोलाइडी कण क्या होते हैं कहाँ की तरफ, मान लीजिए हमने लिया है कि ये जो कोलाइडी कण है, ठीक है ना, कोलाइडी कण, इनका गमन यदि कहाँ की तरफ हो रहा है, एनोड की ओर हो रहा है, ठीक है ना, एनोड की ओर, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ऋण कण संचलन। क्या कहेंगे, ऋण कण संचलन, यहाँ पर ऋण आ जाएगा, ठीक है ना, ऋण और कण संचलन, ऋण कण संचलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो कंडीशन होती है, एक तो इसमें धन कण संचलन होता है और दूसरा ऋण कण संचलन होगा जो एनोड की ओर जाएगा, ठीक। यहाँ पर थोड़ी विपरीत है बेटा, है ना। तो इस प्रकार से दो भागों में बन जाता है। और इससे हमें क्या मालूम हो रहा है, इस प्रकार का जो गमन हो रहा है, इस गमन से हमें पता लग रहा है कि जो विद्युत कण संचलन, ठीक है ना, जो कोलाइडी कणों का आवेश की प्रकृति, इससे हमें क्या मालूम हो रहा है, जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी कणों की आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति, इनमें आवेश है, ये हमें पता लग रहा है। जो धन कण संचलन हो रहा है
और ऋण कण संचलन हो रहा है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कोलाइडी कण है उनमें क्या है, आवेश है। उनमें क्या है बेटा, आवेश है। किससे पता लगा, इसी के कारण हमें पता लगा। और इसका एग्जाम्पल कहता है कि इसके एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं एक आर्सेनिक सल्फाइड AS2 और S3, आर्सेनिक सल्फाइड। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर यदि देखेंगे तो यदि हम इसमें एक सॉल्ट लिया, हमने ये आर्सेनिक सल्फाइड लिया और आर्सेनिक सल्फाइड को हम क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से हम दो ऐसे जैसे ट्यूब बना देंगे, यू टाइप ट्यूब है, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके एक लिक्विड भर देंगे, है ना। यहाँ तक हम क्या कर देंगे, यहाँ तक हमने सॉल्व भर दिया। मान लीजिए हमने क्या किया, ये सॉल्व भर दिया। ये पीले रंग का होगा, और पीले रंग का कैसे होगा, आर्सेनिक सल्फाइड। ये यहाँ तक हमने पीले रंग का आर्सेनिक सल्फाइड भर दिया, तो ये आर्सेनिक सल्फाइड है, ठीक है ना। इसमें हमने क्या कर दिया, आर्सेनिक सल्फाइड भर दिया। ये ऊपर की तरफ क्या होगा, यदि हम ऊपर की तरफ देखेंगे इसमें, तो ये ऊपर की तरफ दूसरा, ये ले लेते हैं। यहाँ देखो, ये हमने ये पानी भर दिया, मान लीजिए ऊपर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें हमने पानी भर दिया, ठीक है ना। ये जल भर दिया इस प्रकार से, S2, ठीक है ना। ये आर्सेनिक सल्फाइड है ये वाला। और इसमें क्या होगा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पर यदि हम विद्युत क्षेत्र का प्रभाव डालेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, इस तरफ विद्युत क्षेत्र बना दिया इसमें। विद्युत क्षेत्र में इधर प्लस दिखा दिया, इधर माइनस दिखा दिया है। ये होगा कैथोड और ये होगा एनोड। इस तरफ हमने क्या कर दिया, इसको एनोड बना, ठीक है ना। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। इसमें क्या होगा, जो इसमें ऋणावेशित होंगे, तो ऋणावेश वाला कौन सा है, सल्फाइड आयन, ठीक है ना। और आर्सेनिक क्या है, इसमें धनावेश वाला है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, जो धनावेश होगा, आर्सेनिक के जो कण होंगे, आर्सेनिक पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इस तरफ मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और मान लीजिए इसमें सल्फाइड आयन है, तो सल्फाइड आयन इधर से इधर की तरफ मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें ये पता लग जाता है कि इनमें क्या है, आवेश है। कोलाइडी कणों में क्या है, आवेश है, ठीक है ना। और जैसे ही क्या होंगे, ये मान लीजिए आर्सेनिक आया, देखो आर्सेनिक पहुंचा यहाँ पर, कैथोड के पास पहुंचा, तो कैथोड में क्या होगा, क्या काम करेगा यहाँ, ये जो आर्सेनिक है बेटा, ये इधर आएगा, मान लीजिए ये यहाँ पर आया, तो क्या फायदा हुआ इसको, यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगी यहाँ पर, और ये सल्फाइड यहाँ जाएगा तो क्या करेगा, देखो इस पर आवेश है, सल्फाइड पे क्या है, 2 माइनस आवेश है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, और एक केस में कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में। यहाँ जो आर्सेनिक 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, आर्सेनिक 3, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये आर्सेनिक में बदल जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रही बात, ये क्या करेंगे, अपने आवेश को त्याग देंगे, ठीक है। जैसे ये एनोड या कैथोड पर जाते हैं, तो वहां पर ये क्या करेंगे, अपने आवेश को त्याग देंगे, ठीक है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि कैथोड, कैथोड और एनोड, ठीक है ना। यदि हम कह सकते हैं इसको, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, है ना। ये तो कैथोड पर हो गया, एनोड पर, ठीक है ना। एनोड पर जाने से ये अपने आवेश त्याग देते हैं, ये अपने आवेश त्याग देते हैं, ये अपने आवेश त्याग देते हैं। अन्य बच्चों को बता देना बेटा, क्योंकि वो व्हाट्सएप चल नहीं रहा, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आज उनकी गलती नहीं हो सकता वो रुके हो हम। तो चलो, ये हो गया।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे वो कहाँ जाएंगे, एनोड पे जाएंगे और कैथोड पे जाएंगे, तो वहां पर अपना क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देंगे, सॉरी आवेश को त्याग देंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, यहाँ पर मैं आवेश कह रहा हूँ, गलती से कह दिया, ये आवेश त्याग देंगे, है ना। और आवेश त्यागने का मतलब क्या होगा, जैसे सल्फर पे 2 माइनस चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और अपने आप सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आर्सेनिक है, इस तरफ क्या है, आर्सेनिक, और 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, 3 पॉजिटिव चार्ज, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा और इसमें चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया करता है, इसको कहते हैं क्या कहा जाता है इसको, धन कण सॉरी वैद्युत कण संचलन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक और वो है स्कंदन, कोगुलेशन। स्कंदन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता होगा स्कंदन, किसी को मालूम है बेटा स्कंदन? या कोगुलेशन, किसी को मालूम है? अब ये हमें पता लग गया कि जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर क्या होता है, आवेश होता है। कोलाइडी कणों पर क्या होता है, आवेश होता है ना। ये पॉइंट हमें पता लग गया कि जो कोलाइडी कण होते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। कोलाइडी कोलाइडी कणों पर, ये कोलाइडी कण आवेशित होते हैं, आवेशित होते हैं। ये तो हमें पता लग गया कि जो कोलाइडी कण है वो क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, इन पे आवेश होता है, ठीक है ना। और इनके जो आवेश का कारण होता है बेटा, ये स्थायित्व, उनके स्थायित्व के कारण होता है, माने वो अपने आप के स्थायी यौगिक होते हैं, इसलिए उनमें आवेश का स्थायित्व होता है, ठीक है ना। यदि उनसे आवेश हटा दिया जाता है तो कोलाइडी जो कण होते हैं वो दूसरे कणों से संयुक्त होकर के बड़े क्या बनाते हैं, कण बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमने कहा कि कोलाइडी कण आवेशित होते हैं, ये तो हमें पता लग गया, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, वैसे वो क्या होते हैं, स्थायित्व होता है उनका, यानी कि वो स्थायी तत्व होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी तत्व, तत्व या यौगिक हो सकते हैं ना, तत्व या यौगिक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये क्या होते हैं, जब इनको आवेश को क्या कर दिया जाता है, इनसे हटा दिया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, धन कण संचलन किया, तो उसमें क्या हुआ, उनके आवेश हट गए, यानी कि जो आर्सेनिक पे 3 पॉजिटिव चार्ज था, मान लीजिए तीनों पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए, तो हुआ क्या, जैसे ये क्या होंगे, आवेश हटा दिया जाएगा, तो ये क्या करेगा, आर्सेनिक दूसरे से क्या करेगा, दूसरे जो कण हैं उनसे संयुक्त हो जाएगा, उनसे क्या करेगा, यौगिक बनाएगा, और संयुक्त होकर के क्या बना देगा, बड़े कण बना देगा। जैसे आर्सेनिक हमारे पास था, आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आर्सेनिक को हमने अलग अलग कर दिया और आर्सेनिक ने अपने आवेश को हटा दिया, और उसने क्या किया, जो आर्सेनिक बनेगा तो ये नए तत्वों से या नए अन्य यौगिक से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और उससे बड़ा तत्व बनाएगा, जैसे ये था इससे बड़ा। और जब इसका आकार बड़ा हो जाए, मान लीजिए क्या हो गया, इसका आकार बड़ा हो, तो उससे क्या कहेंगे, जब ये जैसे आकार बड़ा बन जाएगा, जब आकार बड़ा बनेगा बेटा तो कैसे हो जाएगा, ये कोलाइडी विलयन से फिर निलंबन की तरफ आ जाएगा। देखो आर्सेनिक के साथ आर्सेनिक में बड़ा अणु बन गया मान लीजिए, तो ये क्या होगा, नीचे बैठ जाएंगे अवक्षेप के रूप में। जब बड़े अणु होते हैं निलंबन बनता है कि नहीं बनता। जो कोलाइडी कण यदि बड़े हो जाएंगे, मान लीजिए कोलाइडी कणों का आकार बड़ा हो जाए, ठीक है ना, कणों का यदि हमने क्या कर दिया, आकार बढ़ा दिया, तो जैसे ही इसका आकार बढ़ेगा, वो क्या होगा, बड़ा होगा, और वो क्या होगा, नीचे अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा, अवक्षेप के रूप में जमा हो जाएगा। तो ये अवक्षेप बनना, ठीक है ना, हाँ, ये कह सकते हैं, इसकी परिभाषा में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोलाइडी जो कण है, किसी कोलाइडी विलयन में के अवक्षेप में परिवर्तित होने को हम क्या कह सकते हैं, स्कंदन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक लाइन डेफिनेशन हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी, मान लीजिए हमने कहा किसी कोलाइड
कोलाइड या कोलाइडी विलियन, ठीक है ना, कोलाइडी विलियन के अवक्षेप में परिवर्तित अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। स्कंदन कहलाती है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? यानी कि हमारे पास जो कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी विलियन है, उसका अवक्षेप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है वही स्कंदन है, वो स्कंदन कहलाता है। ठीक है ना, हमने कोलाइड विलियन था हमारे पास और वो अवक्षेप में बदल गया, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्कंदन कहेंगे। ठीक है ना, जो हमने विलियन बनाया था, ठीक है ना, हमने यहाँ पर क्या लिया था? विलियन लिया था, और इस विलियन, कौन सा विलियन लिया था? कोलाइड का, और उसके कण क्या थे? छोटे छोटे थे। ठीक है ना, और वो कण क्या हुआ? आवेश उन्होंने त्याग कर दिया, और उसके कारण वो दूसरे अणु से या यौगिक से उन्होंने क्या किया? फिर वो बड़े हो गए। ठीक है ना, वो आपस में जुड़ करके बड़े हो गए और नीचे सतह पर बैठ गए, और इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा हम स्कंदन। क्या कहते हैं इसको? स्कंदन। ये हो गया स्कंदन, कोगुलेशन। स्कंदन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारा हाथ कहीं पे कट जाता है, तो कट जाने से क्या हो जाता है? वहां पर स्कंदन की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, कोगुलेशन होता है। तो जो रक्त, क्योंकि रक्त भी क्या है? एक प्रकार का, क्या है बेटा रक्त? कोलाइडी विलियन है। बिल्कुल, हमारा जो रक्त है वो क्या है? कोलाइडी विलियन। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी क्या है? कोलाइडी विलियन। और देखा होगा आप लोगों ने, यदि हाथ कटता है तो कुछ देर बाद क्या हो जाता है? वहां पर कोगुलेशन हो जाता है। जो सबसे पहले प्लाज्मा एक प्रकार की जाली बना लेता है। तो जब तक ये जाली बनी हुई, जैसे जाली बना दी इसने, इस जाली से क्या हुआ? कोगुलेशन कैसे होता है कि यहाँ पर वो जो है, रक्त के जो लाल रक्त कणिकाएं हैं एक दूसरे से जुड़ जाती है, और जुड़ जाती है तो इस जाली में फंस जाती है, उनका आकार बड़ा हो जाता है और वो फंस जाती है। इसे भी कहते हैं बेटा कोगुलेशन। ये भी क्या है? रक्त का थक्का बनना जो है, कोगुलेशन बन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है? ये कोगुलेशन है या स्कंदन कह सकते हैं। ठीक है ना, स्कंदन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना? स्कंदन किस प्रकार से हो सकता है? स्कंदन किस प्रकार से किया जा सकता है ना? स्कंदन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं? पहला है इसमें, ये कहता है कि नंबर 1 यह है विद्युत कण संचलन द्वारा। विद्युत कण संचलन, जो अभी हमने पढ़ा, संचलन द्वारा। देखो वहां स्कंदन कैसे होगा कि विद्युत कण संचलन द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम स्कंदन की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। कैसे? हमने अभी पढ़ा कि जैसे मान लीजिए एक हमने ये लिया, ठीक है ना, ट्यूब, यू टाइप की ट्यूब ली, और इसमें हमने क्या किया था? आर्सेनिक सल्फाइड लिया था, AS2S3। जब हमने बताया आपको कि ये क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक तरफ एनोड बनाते हैं, एक तरफ कैथोड बनाते हैं। ठीक है ना, एक तरफ क्या किया? एनोड बनाया, और दूसरी तरफ कैथोड। मान लीजिए दाहिनी तरफ, बाईं तरफ हम क्या करते हैं? एनोड लेते हैं, और इस दाहिनी तरफ कैथोड लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये आर्सेनिक क्या हुआ? एक आर्सेनिक कहाँ गति करेगा? क्योंकि आर्सेनिक पर पॉजिटिव चार्ज है ना, और सल्फर पे क्या है? 3 नेगेटिव चार्ज। ये आर्सेनिक जाएगा किस तरफ? ऋण की तरफ। ऋण किधर है? ये इधर की तरफ गया, तो यहाँ पर तो आर्सेनिक पहुंचा, जैसे यहाँ पहुंचेगा आर्सेनिक 3 पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करता है? अपने आवेश को त्याग देता है, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज त्याग देगा। जैसे ये त्याग करेगा, फिर क्या होगा? आर्सेनिक हो जाएगा।
आर्सेनिक अन्य तत्वों से यौगिकों से अभिक्रिया करेगा और फिर बड़ा अणु बना देगा। ठीक है ना? ऐसे सल्फर यहाँ आएगा, 3 नेगेटिव, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और ये सल्फर बना देगी, ये अन्य तत्वों से। और क्या करते हैं फिर ये बड़े अणु बनाते हैं और बड़े अणु से क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेशन में स्कंदन होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये सिंपल कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र में जो है कोलाइडी कण क्या करते हैं, अपने आवेश को इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करते हैं, है ना? और वहां वो क्या हो जाते हैं, आवेश रहित हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाते हैं, स्कंदन हो जाता है और उस क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। ये हो सकता है ये आर्सेनिक क्या होंगे, एक आर्सेनिक जो है दूसरे आर्सेनिक से जुड़ेगा, ठीक है ना, तीसरे से जुड़ेगा, चौथे से जुड़ेगा और इस प्रकार से बहुत आर्सेनिक और ये क्या हो जाता है, आपसी बना देते हैं। ठीक है? तो पहला कारण है कैसे बन सकता है, कैसे परिवर्तित हो सकते हैं, वैद्युत कण संचलन द्वारा स्कंदन बन सकता है, स्कंदन हो सकता है। दूसरा होता है बेटा इसमें कैसे स्कंदन और हो सकता है, किस कंडीशन में। दूसरा ये कहता है आधिक्य अपोहन द्वारा। आधिक्य अपोहन द्वारा, अपोहन कहते हैं डायलिसिस को। अंग्रेजी में हमने ज्यादा सुना है, हिंदी में कम सुना है इसको, अपोहन। ठीक है ना? डायलिसिस द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें क्या होगा, डायलिसिस में क्या किया जाता है, किसी चीज को छाना जाता है सर। बिल्कुल छाना जाता है। ठीक है ना? और छानने से क्या होगा, बड़े कण अलग, छोटे कण अलग हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो बड़े कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, एक जुड़ जाएंगे आपस में, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, यदि हम अपोहन को देखेंगे तो अपोहन में क्या होता है, यदि हम इलेक्ट्रिक अपोहन करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक अपोहन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक अपोहन में जहां पर विद्युत विद्युत अपोहन, ठीक है ना, जब हम करेंगे तो ऐसी दशा में क्या होता है बेटा, सबसे पहले क्या होगा कि कोलाइडी कण, ये तो हमें पता है कि कोलाइडी कण कैसे होते हैं, जो कोलाइडी कण है वो आवेशित होते हैं। कोलाइडी कण क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। तो सबसे पहले यदि माना हमारे रक्त में इसमें कुछ गड़बड़ियां आ गई, कुछ कण ऐसे आ गए, रक्त रक्त तो जानते हैं रक्त में डायलिसिस किया जाता है अधिकांश, है ना? तो यदि रक्त में देखोगे कुछ चीजें ऐसे आ जाती है जिनमें आवेश नहीं है, तो सबसे पहले उनको क्या बोलते हैं, उदासीन, वो अशुद्धियां हो सकती हैं। ठीक है ना? तो आवेशित कण तो क्या होंगे सॉरी, ये जो है अलग हट जाएंगे, लेकिन उदासीन कण अलग आ जाएंगे। तो जो ये उदासीन कण इकट्ठे होते चले जाएंगे, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो स्कंदित हो जाते हैं, स्कंदन हो जाएगा। इस अपोहन में क्या होता है, हम करते हैं फिल्ट्रेशन, यानी कि छानने का काम करते हैं। ठीक है ना? तो छानने का काम कैसे होगा, अब ये हम क्या कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक अपोहन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रो डायलिसिस करवा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, आवेशित होते हैं, उनमें आवेश होता है। ठीक है ना? तो कोलाइडी कण जो उसमें कोलाइड विलयन बनेगा, तो उसमें से हमें क्या करना है, वो उदासीन कण हटा देने हैं। जैसे माना जो उसमें गंदगियां आ गई, गंदगियां क्या होगी, उदासीन कण होंगी, तो उनको अलग कर देंगे, तो वो क्या कर देंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे हमने कहा आवेश बना दिया, तो जो धनावेश है वो ऋणावेश की तरफ, ऋणावेश धनावेश की तरफ। ठीक है? और जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, उदासीन होंगे और वो इकट्ठे होकर के स्कंदित हो सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में इस प्रकार से हो सकता है, उदासीन कण परस्पर क्या हो जाते हैं, संयुक्त होकर के क्या बना देते हैं, स्कंदन बना देते हैं। तो यहाँ पर भी स्कंदन प्रक्रिया होती है, कहाँ पर, अपोहन, डायलिसिस में। कण संचलन में वो हो रही है, उसमें वो हो रही है। ठीक है? तो इस प्रकार से बहुत सारी जगहों पर स्कंदन की प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है ना? ये तो एग्जाम्पल था, एक दो एग्जाम्पल मैंने बता दी, बाकी और आगे देख लेंगे। ठीक है? उसके बाद है बेटा इसमें हार्डी सूल्जे का रूल। ठीक है ना? किसका नियम है, ये अधिकांश पूछा भी जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है ना?
वैसे सभी के सभी पूछे जाते हैं, बेटा ध्यान रखना, ठीक है ना। जितने मैंने टॉपिक छोटे छोटे बाद में कोलाइडी विलयन के बताए, ये सारे के सारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और थोड़ी सी डेफिनेशन लिखनी होगी, जैसे स्कंदन पूछ लिया आपने, स्कंदन पूछ लिया तो आपको सिंपल ये लिखना होगा, किसी कोलाइड विलयन के अवक्षेप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है, बस, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल लिख लिया कि कैसे स्कंदन कैसे हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं, एक तो एग्जाम्पल आ जाएगा विद्युत कण संचलन द्वारा, और दूसरा आदिक्य अपवहन द्वारा, ठीक है ना। इतना ही लिखना होगा, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। दूसरा है हार्डी सूल्जे का नियम। समझने के लिए हमें और चीजें भी जाननी होगी, ठीक है ना। कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बोर्ड के लिए हमारे पास इतनी की जरूरत पड़ेगी। हार्डी सूल्जे नियम, हार्डी सूल्जे नियम क्या है, किसी को पता है बेटा, जो पुराने बच्चे हैं? किसी ने पढ़ा बेटा हार्डी सूल्जे का नियम? सर कल पढ़ा था मैंने। हाँ बताओ बेटा क्या होता है। सर किसी आयन स्कंदन आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की शक्ति उतनी अधिक होती है सर। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर जो हार्डी सूल्जे क्या कर रहे हैं, इसने कहा कि जो प्रभावी आयन है, इसमें दो प्रकार प्रभावी आयन, ठीक है ना। इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रभावी आयन की जो स्कंदन क्षमता है, स्कंदन क्षमता, कैसे आयन है, प्रभावी आयन, जो प्रभावी आयन होंगे उनकी जो स्कंदन क्षमता है, ठीक है ना, उसकी संयोजकता वृद्धि के साथ बढ़ती है, उसकी संयोजकता उसकी संयोजकता वृद्धि के साथ बढ़ती है, वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी कि जो प्रभावी आयन होंगे, है ना, यदि उनकी संयोजकता में बढ़ी तो उसकी स्कंदन क्षमता भी बढ़ी, ठीक है ना, उसकी संयोजकता वृद्धि के साथ बढ़ती है। मान लीजिए हम कहें कि यार इसमें देखो आर्सेनिक है हमारे पास, आर्सेनिक 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और सोडियम, मान लीजिए सोडियम, ये एग्जाम्पल गलत है बेटा, है ना, इसको लिखना मत कहीं, ठीक है ना। मान लीजिए सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है और आर्सेनिक पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ये इसको ऐसे ले लेते हैं, आर्सेनिक है, आर्सेनिक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और आर्सेनिक पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। ये मान लीजिए इसको प्रभावी आयन मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि स्कंदन क्षमता क्या होगी, ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी जिसपे 3 पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, वो कहता है कि यदि माना उनके जो प्रभावी आयन, हमने किसको माना, आर्सेनिक को माना, और हमने देखा स्कंदन क्षमता किसकी ज्यादा होगी, ये वो कहता है कि उसकी संयोजकता वृद्धि के साथ बढ़ती है। यदि संयोजकता देखो, संयोजकता इसकी 2 है, इसकी 3 हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, स्कंदन की क्षमता किसकी ज्यादा होगी, आर्सेनिक, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से कहता है। और अब देखो इसके एग्जाम्पल बताओ, ये तो ऐसे एग्जाम्पल था जो रफ आइडिया समझाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ ये ध्यान रखना, हार्डी सूल्जे ने ये नियम दिया कि मान लीजिए ये कहता है कि किसी कोलाइड विलयन की स्कंदन करने की करने में विद्युत अपघट्य का वह प्रभावी आयन होता है, जिस पर क्या होगा, जिस पर क्या होंगे, आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होंगे, ठीक है ना। या हम इसको सिंपल ऐसे ही रूप में लिख लीजिएगा, ये सबसे बढ़िया है कि जो प्रभावी आयन है, प्रभावी आयन की स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी कि यदि प्रभावी आयन है कोई, तो उसके हम स्कंदन क्षमता को हम देखेंगे कि उसके संयोजकता वृद्धि के साथ बढ़ेगी, जितनी ज्यादा संयोजकता बढ़ेगी उतनी ज्यादा उसकी स्कंदन क्षमता बढ़ेगी, क्लियर। यहाँ देखो बेटा एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो ये है जैसे धनावेशित, ये कहता है ये एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं, देखो यहाँ पर ये है धनावेशित कोलाइड कण,
धनावेशित, ठीक है ना, धनावेशित कोलाइडी का, कोलाइडी का, ठीक है ना, के प्रति धनायनों, ये ऋणायनों भी कर सकते हैं, धनायनों भी कर सकते हैं, प्रति ऋणायनों लिखना बेटा, ऋणायनों, इसमें क्या होगा, ये ऋण आयनों, ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम, देखो घटता हुआ क्रम, किस क्रम में घट रहा है ना। तो यहाँ पर ये देखेंगे, जैसे सबसे ज्यादा जो होगा स्कंदन, यहाँ पर होगा Fe, और यहाँ पर है Cn के होल 6, Cn है, Cn और इसका होल 6, Cn का होल 6, और इस पर क्या होगा 4 - 4, इसकी सबसे ज्यादा होती है ना। और यदि हम दूसरा वाला देखेंगे, इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, PO4, और इस पर 3 - 4, देखो चार्ज घट रहे हैं ना। और फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि देखेंगे SO4 2 नेगेटिव चार्ज, और इज ग्रेटर देन Cl नेगेटिव। देखो सबसे ज्यादा किसकी होगी, हमने कहा संयोजकता में वृद्धि, ये देखो यहाँ पर ऋणायन घट रहे हैं, देखो धनावेशित कोलाइडी कणों के प्रति ऋणायनों के स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम, ये सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ध्यान आपको रखना है कि संयोजकता कब बढ़ेगी, जब धनावेशों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है ना। ये ऋणावेशित की संख्या क्या होगी, घटते हुए क्रम में। और जो ऋणावेशित है, ऋणावेशित कण, देखो ऋणावेशित अलग अलग प्रतियां है बेटा, है ना। ये धनावेशित कण के प्रति है, धन आवेशित कणों के धनावेशित कोलाइडी कणों के प्रति, ध्यान रखना, ऋणायनों की स्कंदन शक्ति का घटता हुआ क्रम है। दूसरा वाला फिर इसके विपरीत है, विपरीत भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ऋणायन जो कोलाइड कण होंगे, अब मान लीजिए हमने ये तो धनावेशित कोलाइड कण है, अब हम क्या लेते हैं ऋणावेशित, क्योंकि कोलाइड कण 2 प्रकार के होते हैं, है ना। हमने लिया ऋणावेशित, मान लीजिए ऋणावेशित लिया, ठीक है ना, ऋणावेशित कोलाइड कण। तो ऋणावेशित कोलाइडी कणों में क्या होगा, ये क्रम याद भी रखना आपको, है ना। कोलाइडी कण के प्रति अब किसका होगा, धनायनों की स्कंदन क्षमता, धन आयनों की स्कंदन शक्ति या क्षमता, है ना, एक ही बात है, स्कंदन शक्ति या क्षमता, जो आप लिखना चाहो, शक्ति का क्या होगा, का घटता क्रम, इसका भी घटता क्रम दिया हुआ है, किस प्रकार से घटते हुए क्रम में दिखा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, Sn और 4 पॉजिटिव चार्ज वाला इज ग्रेटर देन Al, और 3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Ba2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन Na2 पॉजिटिव, सॉरी Na पॉजिटिव। सबसे सबसे जो घटता हुआ क्रम है, देखो सबसे ज्यादा इसमें चार्जेस इसमें है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्कंदन क्षमता इसकी होगी। यहाँ भी देख लो, इसमें क्या है, घटता हुआ क्रम है, सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता इसकी होगी, सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता इसकी होगी। दूसरे वाले में देखो, इसमें 3 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है 3 पॉजिटिव चार्ज, इसकी स्कंदन क्षमता दूसरे नंबर पर आ जाएगी। फिर घटते हुए क्रम में है ना, इसमें क्या होगा, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, फिर उसके बाद सबसे कम किस में है स्कंदन क्षमता, यहाँ देखोगे तो इस क्लोरीन में, और यहाँ देखोगे स्कंदन क्षमता तो सोडियम में, ठीक है। तो ये देखो बेटा, इनमें आवेश घट रहे हैं, जो चार्जेस हैं वो घट रहे हैं, और उनकी संयोजकता भी घट रही है, तो इसलिए स्कंदन क्षमता भी इनकी क्या होगी, घटती रहेगी, इस टाइप से घटेगी। तो ये 2 एग्जाम्पल के रूप में है इसके, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको हार्डी-सूल्जे का नियम भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये है बेटा स्कंदन। अब स्कंदन थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें
कुछ और भी है इसमें। स्कंदन की क्रियाविधि, ये चीज तो समझ में आ गई होगी। यस नो, आगे बढ़े या नहीं आया? सर ये वाला समझ नहीं आया कि ये बढ़ कैसे रहा है और सर घट कैसे रहा है सर। इसमें सिंपल देखो बेटा, यहाँ पर है ना, चलो कोई बात नहीं, बता दो। यहाँ पर जो प्रभावी आयन है, स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता वृद्धि के साथ बढ़ती है। हमें एक चीज ध्यान रखना बेटा, स्कंदन बढ़ेगा, स्कंदन क्या होगा, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब उसकी संयोजकता बढ़ेगी। संयोजकता बढ़ेगी। गलती ये हो गई है ना, हमने इसको घटते हुए क्रम में लिखा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर यदि हम सिंपल लेते क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन की कम होगी क्या स्कंदन क्षमता, लेकिन सल्फेट आयन की ज्यादा होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसकी संयोजकता एक है बेटा, यहाँ पर एक आवेश है तो ये एक ही से संयोग करेगा। इसमें आवेश की संख्या 2 हो गई तो ये 2 से संयोग करेगा। देखो जैसे ये देखो H2SO4, ये HCl ही बनाता है, हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोजकता बढ़ रही है। देखो इसका, इस क्लोराइड आयन की एक संयोजकता थी, सल्फेट आयन की 2 संयोजकता थी। तो इसका क्या होगा, इसका स्कंदन कम होगा और इसका स्कंदन ज्यादा होगा, क्योंकि स्कंदन बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? संयोजकता बढ़ने में। ये तो कह रहा है प्रभावी आयन की, ये प्रभावी आयन तो उसने लिखा हुआ है। देखो स्कंदन क्षमता उसकी संयोजकता वृद्धि के साथ बढ़ेगी। संयोजकता बढ़ेगी, उसकी संयोजक उसका स्कंदन भी बढ़ेगा। देखो यहाँ पर ये नियम है इसका, हार्डी सुलजे ने कहा, देखा उसने प्रयोग में देखा कि जिसने उसने देखा कि जैसे क्लोराइड आयन है, उसकी क्या है, स्कंदन क्षमता कम थी, ठीक है ना। उसके बाद उसने देखा सल्फेट आयन, उसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा थी। उसने उसके बाद उसने PO3 PO4 देखा, और इसमें क्या हुआ, इसमें 3 माइनस चार्ज, उसने देखा इसकी और ज्यादा हो रही। तो उसने एक नियम बना दिया। उसने क्या नियम बनाया, उसने कहा कि क्या होगा, स्कंदन क्षमता किसकी बढ़ेगी। वो कहता है जैसे संयोजकता इसकी एक थी, इसकी कम हो रही है, इसकी 2 संयोजकता तो ये बढ़ेगी और बढ़ेगी, इसकी 3 संयोजकता तो और बढ़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद इसने इसको देखा इस 4 संयोजकता वाला, तो उसने कहा इसकी और बढ़ रही है। देखा उसने प्रयोग करके, है ना। इसलिए उसने एक नियम बना दिया है कि जो प्रभावी आयन है, जो प्रभावी आयन की जो स्कंदन क्षमता है, उसकी संयोजकता वृद्धि के साथ बढ़ती है। स्कंदन क्षमता क्या होगी, जिससे संयोजकता बढ़ेगी उससे बढ़ेगी। ये उसने दिया है। और उन्होंने क्या किया, पहले धनावेश के लिए देखो, धनावेश के लिए अलग लिखा, एक प्रति लिखा, है ना, कि धनावेश के प्रति जो है ऋणायनों की स्कंदन क्षमता किस प्रकार से होगी। और यदि हम इसको देखेंगे कोलाइडी कणों के ऋणायनों के प्रति, तो इस प्रकार से आ जाए। ये तो अब आ गया होगा बेटा। जैसे जैसे क्या होंगे, प्रभावी आयन बढ़ेंगे, उनकी स्कंदन क्षमता बढ़ती चली जाएगी। ये है उसका सिंपल। क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ? सर ये हो गया, लेकिन अगर सर दोनों कंबाइन में आ जाए तो कैसे अरेंज करेंगे इनको। हाँ, जैसे माना तुम्हारे पास Na पॉजिटिव NaCl की स्कंदन क्षमता पूछ लिया जाए, है ना, कि NaCl में और BSO4 में किसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा है। मान लीजिए है ना, मान लीजिए आपके पास आया NaCl व BSO4 में किसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी, में किसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी, किसकी होनी चाहिए? किसकी होगी बेटा? स्वाभाविक है BSO4 की होगी, NaCl की कम होगी, क्योंकि Na में देखोगे एक पॉजिटिव चार्ज, Cl में देखोगे एक नेगेटिव चार्ज हुआ। ये जाएंगे अपोजिट में जाएंगे, वहां पर आवेश त्याग देंगे, सोडियम बनाएगा, सोडियम बनाएगा, सोडियम इकट्ठे होते चले जाएंगे, या सोडियम अवक्षेप बन जाएगा, स्कंदित हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन था इस पे, ये त्याग कर देगा। इसने भी क्या किया, क्लोराइड बना दिया, क्लोराइड इकट्ठे होंगे, उससे भी स्कंदन होगा।
और वो क्या बना देंगे, स्कंदन होकर के एक अवक्षेप बना देंगे। यहाँ पर भी Ba क्या होगा, Ba पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव वाला होगा, है ना। ये Ba 2 पॉजिटिव वाला आएगा तो यह क्या करेगा, फिर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और Ba बना देगा, है ना। ये भी कण बन जाएंगे। तो यहाँ हमें आवेश को देखना पड़ेगा। सल्फेट आयन है तो सल्फेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, सल्फेट SO4 बना दिया, और SO4 इकट्ठे होते होते क्या बना देगा, अवक्षेप बना देगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा, उसकी संयोजकता को देखना पड़ेगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे। हो गया, थोड़ा बहुत तो आ गया, यस सर। है ना। चलो यस सर। कुछ थोड़ा और मेहनत करनी है और फिर हमें और अच्छी तरह सीखना है ना। कोशिश करिएगा, फिर देखना है। अभी तो आप लोग केवल ये देख रहे हैं परिभाषा और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देख रहे हैं, है ना। बाकी आप जितना चाहो उतना पढ़ लो, है ना। उसके बाद देखो बेटा स्कंदन, ठीक है, स्कंदन की क्रियाविधि। नेक्स्ट होगा बेटा इसमें स्कंदन की क्रिया। अभी हम केवल परिचय टाइप का करवा रहे हैं आपको, है ना, स्कंदन की क्रियाविधि। ये परिचय ही तो है, इंटरमीडिएट केवल परिचय तक होता है। सभी चीजों के बाद कि हमारे पास स्कंदन भी होता है, अपोहन भी होता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज। अब इनकी डिटेल आप पढ़ते रहेंगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे कोई दिक्कत ही नहीं, इसकी लिमिट ही नहीं, है ना। एक एक टॉपिक पर PhD हो सकती है, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स, है ना। लेकिन अभी हमें केवल कम चीजें पढ़नी, ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन भी हो जाएगा, है ना। बहुत सारी लंबी लंबी कहानियां, बाद में सब एक जैसे लगते हैं, स्कंदन भी वही होगा, अपोहन भी वही होगा, सारी चीजें वही है ना। चलो स्कंदन देखो, अब इसकी क्रियाविधि कैसे हो सकती है, ठीक है ना। ये कहता है यहाँ पर आप लोगों को पता है कि एक तो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं और एक द्रवरागी कोलाइड्स होते हैं। देखो, तो यहाँ पर स्कंदन की प्रक्रिया कैसे कर सकते हैं, है ना, किस प्रकार से हम स्कंदन की क्रिया को करवा सकते हैं। तो पहले ये क्या कहता है, एक पॉइंट कहता है कि मान लीजिए किसी द्रव विरोधी सॉल्व, माना क्या करते हैं, किसी द्रव विरोधी सॉल्व, ठीक है ना, द्रव विरोधी सॉल्व। ये हमारे पास क्या है बेटा, जो द्रव विरोधी सॉल्व है में वैद्युत अपघट्य, ये जानते हैं आप लोग, वैद्युत अपघट्य को जानते हैं, वैद्युत अपघट्य जो विद्युत धारा में या विद्युत आवेश क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, विद्युत की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं, है ना। मिलाने से क्या होगा, यहाँ देखो हमने लिया द्रव विरोधी कोलाइड, क्या लिया बेटा हमने, द्रव विरोधी कोलाइड। हमने लेना है द्रव विरोधी सॉल्व, ठीक है ना, सॉल्व एक प्रकार का द्रव विरोधी सॉल्व है। और उसमें क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य मिलाने, जैसे हम उसमें क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो उसके जो कोलाइडी कण, उसके कोलाइडी कण, उसके कोलाइडी कण कण आवेश रहित हो जाते हैं, आवेश रहित हो जाते हैं। समझ में आ गया। ये कहता है कि हम किसी क्या करते हैं, हमने कोई क्या लिया, द्रव विरोधी सॉल्व लिया, और फिर हमने क्या किया, उसमें विद्युत अपघट्य मिलाने से क्या होगा, उसके जो कोलाइडी कण हैं वो आवेश रहित हो जाते हैं। हमें मालूम है कि ये क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। कौन से होते हैं, कोलाइडी कण आवेशित हो जाते हैं, लेकिन इनका आवेश गायब हो गया, किसको मिलाने से, वैद्युत अपघट्य को मिलाने से, ठीक है ना। और जैसे आवेश खत्म हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे, ठीक है ना। और वो क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, और स्कंदित होकर क्या होंगे, स्कंदित होकर, और जब स्कंदित हो जाएंगे तो क्या होगा, अवक्षेप के रूप में आ जाएगा।
अवशिव के रूप में आ जाते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? हमने सबसे पहले अवक्षेपण की प्रक्रिया क्या हुई? इस यहाँ पर एक देखो कि स्कंदन किससे स्कंदन क्या हुआ? स्कंदन सिंपल हुआ कि हमने कोलाइड कणों को आवेश हटाया और आवेश हटाने से वो क्या हो गए? स्कंदित हो गए और अवक्षेप आ गए। तो कोलाइड विलयन से स्कंदन कैसे किया जा सकता है? तो सिंपल होता है आवेश को हटा करके किया जा सकता है। कभी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पास, है ना? बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कहीं, है ना? आवेश यदि हमने कोलाइड विलयन का आवेश हटा दिया, तो क्या हो जाएगा? स्कंदन की प्रक्रिया में आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो यहाँ सिंपल ये परिभाषा यहाँ तो हमें माना स्कंदन की प्रक्रिया क्रियाविधि कैसे हो सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने कोई द्रव विरोधी कोलाइड लेना है, ठीक है? उसमें कोई सॉरी द्रव विरोधी सॉल लेना है और उसमें क्या करना है? वैद्युत अपघट्य मिलाना है। उस वैद्युत अपघट्य को मिलाने से क्या होगा? कोलाइडी कण क्या होंगे? निरावेशित हो जाते हैं या आवेश रहित हो जाते हैं। और जब आवेश रहित हो जाते हैं तो स्कंदित होकर के अवशिव के रूप में आ जाते हैं। तो ये क्रियाविधि है बेटा, है ना? और इसका कारण क्या है ना? देखो, जबकि इसमें दूसरा कंडीशन है कि यदि ये तो था द्रव विरोधी कोलाइड, और यदि हम क्या लें? द्रव स्नेही सॉल लें, ये तो द्रव विरोधी कोलाइड था, और द्रव स्नेही सॉल में क्या होगा? क्या ये प्रक्रिया होगी या नहीं होगी? द्रव स्नेही सॉल में, है ना? केवल ये कहता है कि जबकि क्या है, जो द्रव स्नेही सॉल है, केवल केवल विद्युत अपघट्य मिलाने से, केवल विद्युत अपघट्य मिलाने से स्कंदित नहीं होते हैं। इनके साथ और भी मिलाना पड़ेगा कुछ, स्कंदित नहीं होते। ऐसा क्यों होता होगा? उसका कारण दिया हुआ है ना? इसका कारण क्या है कि भाई ये कहता है कि द्रव विरोधी कोलाइड तो क्या हो जाता है? स्कंदित हो जाता है। द्रव विरोधी कोलाइड तो स्कंदित हो जाता है ना? और जो द्रव स्नेही है वो स्कंदित नहीं होता है। किसको मिलाने से? विद्युत अपघट्य को मिलाने से ये स्कंदित नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है? एक इसका जो कारण है वो कहता है कि द्रव स्नेही जो सॉल होता है, ठीक है ना, उनका स्तर तो दो कारकों पर निर्भर रहता है, ठीक है ना? जो द्रव स्नेही हमारे पास जो द्रव, मान लीजिए हमने लिया द्रव स्नेही सॉल, द्रव स्नेही सॉल, ठीक है ना? तो द्रव स्नेही सॉल में क्या होगा? या द्रव स्नेही सॉल का स्थायित्व तो दो कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है ना? दो कारक हैं। कारक कौन कौन से? एक तो है आवेश, पहला क्या है? आवेश, आवेश पर निर्भर करेगा। दूसरा इसमें करता है, ये करता है विलायक संकरण पर, विलायक संकरण। मुझे लग रहा है बेटा टाइम ज्यादा हो गया ना, इसको मैं कल बताता हूँ आप लोगों को, है ना?